रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओम्बड्समैन स्कीम जो रिजर्व बैंक की है उसकी एनुअल रिपोर्ट निकाली है 2024-25 की। इसमें हम समझेंगे कि जो आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आईओएस है, इसके क्या फायदे या नुकसान हुए हैं, मतलब ये स्कीम कितनी ज्यादा इफेक्टिव रही, उसको लेकर के ये पूरी जो रिपोर्ट है ये निकल के आती है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के की हाईलाइट की। तो ये जो रिपोर्ट है ये कवर करती है पीरियड 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का, कि इस बीच में जो भी कंप्लेंट्स वगैरह हुई उनको लेकर के। अच्छा, ओम्बड्समैन स्कीम का मतलब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। मतलब ये है कि आप किसी भी फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो बैंक का हो, एनबीएफसी का हो, किसी भी तरह का प्रोडक्ट है जिसको लेकर के आपकी कोई कंप्लेन है, अगर वो आपका जो भी रिलेटेड एंटिटीज है, मतलब बैंक है, नॉन जो आपका एनबीएफसी है, वो अगर नहीं सुन रहे हैं तो आप जो है उसकी कंप्लेन आरबीआई से करते हो। तो उसके लिए आरबीआई ने अपना इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम ऐसा चला रखा है। तो उसके थ्रू जो कंप्लेन होती है उसको लेकर के सारी रिपोर्ट है, और ये जो स्कीम है पूरी तरीके से मुफ्त होती है, मतलब इसमें कंप्लेन करने के लिए आपको कुछ पैसा खर्च नहीं होता है। तो उसी को लेकर के रिपोर्ट है कि आरबीआई ओम्बड्समैन जो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट है, इसमें आ रहा है कि जो टोटल कंप्लेन हुई इस 1 साल के पीरियड में वो थी 13.34 लाख। मतलब इतनी ज्यादा कंप्लेन ये इनको प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी कंप्लेन प्राप्त होती है उनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक तो होती है मेंटेनेबल कंप्लेन, एक होती है नॉन मेंटेनेबल कंप्लेन। मतलब ये कि कोई कंप्लेन ऐसी होती है जो मेंटेनेबल होती है, कुछ ऐसी भी होती है जो मेंटेनेबल नहीं होती है। मतलब लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम हमारे साथ ऐसा चीट हुआ या सही नहीं किया, जैसे आपका लोन ड्यू था जो है किसी तारीख को और आपने उसे चुकाया नहीं, बैंक ने उसके ऊपर फाइन लगा दिया, तो आप उसकी कंप्लेन करने पहुंचे, तो नॉन मेंटेनेबल वो आती हैं, ऐसी जो कंप्लेन होती हैं। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। ये क्या है, टोटल जो कंप्लेन रिसीव हुई हैं। अगर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज पे देखें तो ये है 13.55%। अब ये अच्छी और बुरी बात दोनों होती है। कैसे? अच्छी बात इसकी ये है कि इस तरह का जो इंक्रीज है ये क्या दिखाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, कि वो ओम्बड्समैन के अपने अधिकार को समझते हैं कि अगर उनके साथ किसी तरह का चीट हो रहा है या फिर उनके साथ गलत हुआ है तो वो कंप्लेन करना जानते हैं, कैसे कंप्लेन करी जाती है, उसको ये इंक्रीज दिखाता है। दूसरी बात, ये इसको आप बुरे में ऐसे देख सकते हैं कि अच्छा, जो हमारा जो बैंकिंग का पूरा सिस्टम है वो उसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, जिसको जो बैंक है वो अपनी तरफ से नहीं सुधारे, तभी तो लोग ओम्बड्समैन स्कीम का सहारा ले रहे हैं, है ना। तो ये जो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है 2023-24 से, कि इतना इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम डिस्पोजल रेट की बात करें तो वो रहा 93.07% का, जो कि बताता है जो कंप्लेन मेंटेनेबल थी रिसीव हुई, उसमें से 93.07% जो कंप्लेन है उनको डिस्पोज किया जा चुका है, मतलब उनका हल निकाला जा चुका है, जो कि बताता है हाई इफिशियंसी है जो ओम्बड्समैन है आरबीआई के, उनको लेकर के, है ना। ORBOS का मतलब होता है ऑफिस ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन। ओके, यहाँ पे एक बात और नोटिस करी गई है कि जो कंप्लेन है वो ज्यादा से ज्यादा जो कंप्लेन है वो डिजिटल एडॉप्शन उसमें देखने को मिला है। मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब 91.22% जो कंप्लेन है वो डिजिटल माध्यम से इनको प्राप्त हुई है। मतलब इसमें बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको लेटर भी लिख करके भेज सकते हो, इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हो, आप फोन का इस्तेमाल करके कंप्लेन कर सकते हो, तो और जो इनका जो पोर्टल है उसके माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हो। तो इन्होंने ये बताया है कि इनको ज्यादा, मतलब 91.22% जो कंप्लेन मिली हैं वो डिजिटल जो माध्यम है उनके द्वारा मिली हैं, डिजिटल मोड से प्राप्त हुई हैं, जो कि दिखाता है कि इस तरह की चीजें अगर डिजिटल माध्यम से आती हैं तो कितना लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, उसका कैसे फायदा लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसमें कि ये जो यहाँ पे अगर हम सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन करें कंप्लेंट्स का 2024-25 का, तो इसमें अगर मैं बैंक और नॉन बैंक जो एनबीएफसीज हैं उनको अगर कंपेयर करेंगे तो बैंक्स की कंप्लेन 81.53% है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो कंप्लेन इनमें प्राप्त हुई बैंक्स की, बैंक्स में पब्लिक प्राइवेट फॉरेन सारे जो बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक सब आते हैं, है ना। वहीं सेकंड जो लार्जेस्ट कैटेगरी आती है वो है एनबीएफसी की, लगभग 14.80% जो कंप्लेन है वो एनबीएफसी की आती हैं। बाकी जो कंप्लेन है, जो बाकी और जो इसके जो सेगमेंट जो सिस्टम प्लेयर्स होते हैं, जैसे वॉलेट वगैरह जो होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो ज्यादातर जो कंप्लेन है बैंक्स ही हैं, सेकंड नंबर पे एनबीएफसी आता है। वहीं पे अगर हम पब्लिक और प्राइवेट बैंक के शेयर को कंपेयर करें तो प्राइवेट जो सेक्टर के बैंक हैं वो 37.53% यहाँ पे उनकी कंप्लेन आती है, जो कि जो बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो कंप्लेन है वो हाईएस्ट शेयर है प्राइवेट सेक्टर के बैंक का। वहीं पर पब्लिक सेक्टर के बैंक का जो शेयर है पहले ज्यादा था, लेकिन इस साल वो कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। 34.80% जो कंप्लेन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हैं। तो ये क्या बताता है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक कहीं ना कहीं
प्राइवेट सेक्टर के बैंक से जो है वो जो है सही काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो ऐसा राइज देखने को मिला, इसके पीछे का जो रीजन बताया गया वो ये बताया गया कि एक तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक का ना एग्रेसिव मार्केटिंग होती है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की, अनसिक्योर्ड लोन्स की। तो जब इनकी एग्रेसिव मार्केटिंग होती है ना, तो उसमें बहुत सारी फॉल्स में चीजें कमिट कर दी जाती हैं जो बाद में पूरी नहीं होती। वो केवल कस्टमर को फंसाने के लिए ऐसा कर देते हैं, और उस वजह से जो मिसकम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से जो कंप्लेंट्स होती हैं वो जाती हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक का हाल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो टॉप ग्राउंड्स रहे कंप्लेन के वो क्या रहे, अब टॉप ग्राउंड्स के जो कंप्लेन के रीजन रहे वो सबसे ज्यादा रहे लोन और एडवांसेस को लेकर के। सबसे ज्यादा कंप्लेन हुई है, लगभग 29.25%, मतलब 30% के आसपास जो कंप्लेन है वो लोन कैटेगरी की ही रही हैं। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, हिडन चार्जेस, एग्रेसिव रिकवरी एजेंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इन सब को लेकर के जो कंप्लेंट्स है वो, मतलब कई बार आप लोन लेते हैं उसमें जो हिडन चार्जेस होते हैं बैंक वाले बताते नहीं, बाद में लगा देते हैं, आपको बाद में समझ में आता है अच्छा ये जो चार्जेस हैं कैसे लग गए। फिर कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई ने कई बार मना कर रखे कि एग्रेसिव रिकवरी एजेंट आप मतलब किसी के घर में पहुंच गए, धमकाने लग गए, मारपीट करने लग गए, उसका मोहल्ले में बेइज्जती करने लग गए, इस तरह के जो मेजर्स उठाए जाते हैं उसको लेकर कंप्लेन होती हैं। और ट्रांसपेरेंसी की बहुत बड़ी कमी रहती है कि लोन में बहुत सारी शर्तें होती हैं जो सही से बताई नहीं जाती हैं, और उसके बाद में उस पर जो कस्टमर होते हैं कंप्लेन करते हैं। तो उन सबको लेकर के सबसे ज़्यादा कंप्लेन लोन कैटेगरी की है। सेकेंड जो कैटेगरी है जिसकी सबसे ज़्यादा कंप्लेन है वो है क्रेडिट कार्ड की। 20.04% का राइज इसमें देखने को मिला है। ये कंपेरिजन हो रहा है पिछले साल से, 29.25% का राइज है इस साल, 20.04% का राइज है क्रेडिट कार्ड में इस साल। मतलब वही क्रेडिट कार्ड का भी वही सेम फंडा है कि इसमें बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करी जाती है। क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं, आपको कह दिया जाता है कि अच्छा आपका तो जो क्रेडिट कार्ड है वो एनुअल मेंटेनेंस इसमें नहीं लगा, बाद में लगा दिया जाता है, उसको और कुछ रीजन से जस्टिफाई किया जाता है, थोड़े थोड़े बदलाव पे आपको बहुत ज़्यादा फाइन लगाया जाता है। तो उस सब को लेकर कंप्लेन होती है। वहीं पे जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को लेकर के कंप्लेन है वो घटी है। मतलब ये दोनों तो जैसे बढ़े हैं, इसमें मतलब पिछले साल की तुलना में घटे हैं। 12.74% का इसमें ड्रॉप देखने को मिला है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है उसमें थोड़ा बहुत सुधार है। उसमें मतलब सुधार का मतलब यही है कि इसमें ज़्यादा पैसे कट जाते थे, दूसरे को मिले नहीं, ज़्यादातर समस्या तो इसी की आती है। तो उन सब में सुधार देखने को मिला है, जिसकी वजह से इसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो घटी हैं, है ना। तो ये मतलब मेजर आप कह सकते हैं 3 ग्राउंड्स हैं कंप्लेन। इसके अलावा और भी ग्राउंड्स होते हैं, जैसे एटीएम से रिलेटेड होते हैं, डेबिट कार्ड से रिलेटेड होते हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब अकाउंट से रिलेटेड होते हैं कि कोई मतलब डिफरेंट तरह के अकाउंट हैं उनसे रिलेटेड कोई जो है घपला हुआ है या फिर किसी को चीट कैसा महसूस हो रहा है, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे और भी होते हैं, बाकी सब तो उसमें आते हैं। मेन आपके कह सकते हैं हीरो की कैटेगरी में 3 ही हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है वो राइज हो रही हैं, और इसमें तो खैर कम हुई हैं। ये 3 हमने देखे। आगे हम बात करते हैं कि ये जो कंप्लेन है ये हैंडल कहाँ करी जाती है, मतलब कहाँ कंप्लेन होती है, कहाँ पे रिजॉल्व होती है, इसको समझना भी जरूरी है। तो जो कंप्लेन होती है वो सेंट्रलाइज रिसिप्ट होती है एंड प्रोसेसिंग सेंटर होता है, सीआरपीसी कहते हैं, जो कि कहाँ पे स्थित है, चंडीगढ़ में लोकेटेड है। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जहाँ पे कंप्लेन्स होती हैं। और ये जो कंप्लेन होती है, जैसा मैंने आपको कहा, ईमेल, फिजिकल पोस्ट और सीएमएस पोर्टल जो है उसके माध्यम से होती हैं, तो उसके द्वारा ये कंप्लेन रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे लगभग 9.11 लाख जो कंप्लेंट्स हैं वो रिसीव हुई। वहीं पे जो ऑफिस ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन है, ORBIOS जो कहा जाता है, इसकी लगभग 14 जो ब्रांचेज हैं पूरे देश भर में फैली हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो चंडीगढ़ के आस पास में कैसे कंप्लेन करेगा, अगर उसे कंप्लेन करना है, उसको कुछ ज़रूरत है तो यहीं पे जाना पड़ेगा, नहीं। पहली बात तो यहाँ पे आपको डिजिटल माध्यम मिलते हैं, आप उसके माध्यम से कंप्लेन करेंगे। उसके अलावा भी 24 ब्रांचेज हैं आरबीआई की जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और ये जो ऑफिस होती हैं, यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रल पोजीशन है, यहाँ पे आप कंप्लेन करते हैं, तो यहाँ की जो कंप्लेन होती है वो फॉरवर्ड करी जाती है जो भी कंसर्न जो वहाँ का लोकल जो ऑफिस होता है वहाँ पे। तो ये जो ऑफिस, ये जो कंप्लेन्स होती हैं यहाँ पे फॉरवर्ड करी जाती है, यहाँ पे प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे 2.96 लाख जो कंप्लेन है वो रिसीव हुई हैं इन ऑफिसेस के माध्यम से, मतलब यहाँ पर भी कंप्लेन आई हुई हैं। तो टोटल मिला के लगभग 13-13.5 लाख कंप्लेन प्राप्त हुई हैं। अब अगर हम बात करें इन कंप्लेन को फाइल किसने किया, मेजॉरिटी ऑफ जो कंप्लेन है इस रिपोर्ट में बताया गया, लगभग 87% से ज़्यादा जो कंप्लेन है वो इंडिविजुअल्स ने फाइल करी। मतलब हमारे आपके जैसे लोग जो इंडिविजुअल कस्टमर है किसी भी बैंक के, नॉन बैंक जो कंपनीज हैं उनके, उन्होंने इसको फाइल करी, जो कि ये बताता है कि ये जो ओम्बड्समैन का जो कह सकते हैं कि एक्सेस है कितना ज़्यादा ईजी है और बहुत एक्टिवली यूज़ किया जा रहा है, लोग भी इससे जो है अवेयर हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कोई अलग से एडवोकेट करना पड़ेगा, वकील करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप इंडिविजुअली
इंडिविजुअली इसमें फाइल कर सकते हो कंप्लेन, और आपके जो भी डिस्प्यूट है आप उसको रिजॉल्व करवा सकते हो। बाकी जो बचा मतलब 12-13% जो कंप्लेन हो अदर जो एंटिटीज हैं उन्होंने कर रखी हैं, इनका परसेंटेज वैसे ही बहुत कम है। जैसे जो भी मतलब प्रोप्राइटरशिप के कंप्लेंट्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह हो गई, कॉर्पोरेट बॉडीज हो गई, उनके भी कुछ कंप्लेंट्स होती हैं। तो बाकी जो कंप्लेन है उन्होंने करी है, मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स का ही कंप्लेन आई हैं। यहाँ पे आखिरी में बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेन की। ये जो कंप्लेंट्स हैं इनको रिजॉल्व कैसे किया गया है। तो जो मोड ऑफ डिस्पोजल है, मेंटेनेबल कंप्लेंट्स का ध्यान रखिएगा, नॉन मेंटेनेबल को रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। तो मेंटेनेबल जो कंप्लेंट्स हैं उसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो मोड रहा कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का वो रहा बाय म्यूचुअल सेटलमेंट और एग्रीमेंट। 51.91% जो कंप्लेंट्स थी वो म्यूचुअल सेटलमेंट और जो एग्रीमेंट्स हैं उनके द्वारा सॉल्व हुई हैं। मतलब आपने कंप्लेन करी तब जा करके बैंक जागे, फिर आपसे संपर्क किया, नहीं नहीं हम कर देंगे आपका काम, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा करके ज्यादातर जो कंप्लेन है वो इसी के माध्यम से सॉल्व हो गई। उसमें 0.02% जो कंप्लेन हो बाई अवार्ड जो है रिजॉल्व। अवार्ड का मतलब ये है कि आपने कंप्लेन करी, बैंक ने तब भी आपकी बात नहीं मानी, आरबीआई में कंप्लेन करी, बैंक ने नोटिस किया, बैंक ने अपना पक्ष रखा चाहे सही गलत जो भी रहा हो, और उसके एवज में फिर अवार्ड करना पड़ा जो आरबीआई का ओम्बड्समैन था उसको। किसके भी पक्ष में हो सकता है अवार्ड, ध्यान रखिए, अवार्ड करने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर के पक्ष में अवार्ड होगा, किसी के पक्ष में भी हो सकता है। बैंक के पक्ष में, कस्टमर ज्यादातर तो कस्टमर के पक्ष में होता है, तो वो अवार्ड के माध्यम से सॉल्व हुई है। फिर मेंटेनेबल जो कंप्लेन थी जिनको रिजेक्ट किया गया उनका नंबर भी ज्यादा है, 43.36% ऐसी कंप्लेन है जिनको रिजेक्ट किया गया। मेंटेनेबल तो थी लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और वहीं पे मेंटेनेबल कंप्लेन जो विड्रॉन का अगर देखा जाए तो 4.71% था कि इतनी कंप्लेन ने करी थी लेकिन बाद में इन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसके बाद भी जैसे अवार्ड हो जाता है ना, तो इसके बाद भी एक अपील का जो है वो रास्ता रहता है कि आप अगर जो भी अवार्ड हुआ है आप उससे संतुष्ट नहीं कस्टमर, तो उसमें अपील में जा सकता है, या फिर बैंक जो है तो वो जा सकता है अपील में कि नहीं नहीं गलत हुआ है हमारे साथ, तो एक बार अपील भी करी जा सकती है। तो ये है पूरा सिनेरियो आरबीआई के ओम्बड्समैन स्कीम का। अगर हम ये समझें कि जो आरबीआई का पहले क्या था कि ओम्बड्समैन का जो ऑफिस था ना वो अलग अलग हुआ करता था। आरबीआई ने 2021 में इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लाई, आरबीआईओएस करके, और इसका जो लॉन्च डेट था वो नवंबर 2021 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी कोर फिलॉसफी थी कि एक देश वन नेशन वन ओम्बड्समैन करके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए हर ओम्बड्समैन के लिए अलग अलग, मान लीजिए आपका जो बैंक है वो न्यू दिल्ली में है ना, और मतलब जहाँ पे जिस बैंक से आपको जो है तकलीफ हुई है और आप कहीं और रहते हो, मान लो आप कहीं रहते हो प्रयागराज में रहते हो, ऐसे केस में फिर आपको उस दिल्ली वाले ओम्बड्समैन में जाना पड़ेगा आसपास के, कि प्रयागराज के आसपास के जाना पड़ेगा, बड़ा ये सब झंझट होते थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए इस तरह की स्कीम लगी, एक हमारे पास सेंट्रलाइज ऑफिस रहे जहाँ से सारी कंप्लेन रिसीव करके उसको भेजी जा सके। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉस्ट फ्री न्यूट्रल मैकेनिज्म हो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। कॉस्ट फ्री है, इस बात पे ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। और इसमें जो एंटिटीज कवर होती हैं जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जब बोल दिया तो इसमें पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, पेमेंट बैंक, जितने भी तरह के बैंक हैं वो सारे आ जाते हैं। इसके अलावा जो एनबीएफसीज हैं जिनका एसेट साइज 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं वही जो मैंने आपको कहा वॉलेट प्रोवाइडर वगैरह हो गए, वो सब भी इसमें आते हैं। सीआईसी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं वो, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट साइज जो है 50 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो ये सारे ही इंटिटीज इसमें कवर होती हैं। अब अगर आप इसमें कस्टमर हैं और आपको किसी तरह की तकलीफ है तो आप पहले ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि आपका कुछ गलत हुआ तो आप सीधे ओम्बड्समैन में पहुंचेंगे। उसका तरीका ये होता है कि पहले आप जो जिस बैंक से आपको तकलीफ हुई है आप उसको जो है कंप्लेन करेंगे, वहां से अगर कोई जवाब नहीं आता है या फिर जो सेटिस्फाई आप नहीं होते हैं उनके जवाब से, तब आप हायर अथॉरिटी को मूव करते हैं, डायरेक्ट आप ओम्बड्समैन में ऐसा नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एक सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया चंडीगढ़ में जो लोकेटेड है, और जहाँ पर सारी जो रिसीव है इनिशियल कंप्लेंट्स वो प्राप्त होती है, फिर आगे उनको जो आरबीआई के जो 24 और ऑफिस है वहाँ पे उनको फॉरवर्ड किया जाता है, डिपेंड करता है, और वहाँ के द्वारा जो सारा रेजोल्यूशन है वो प्राप्त होता है। तो ये है पूरा। वैसे इसको लेकर के मैंने पूरा प्रॉपर में डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप अगर सर्च करेंगे आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम और स्टडी स्मार्ट लिख देंगे तो मिल जाएगा, वहां से आप इसको पूरा अच्छे से समझ सकते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन किसके क्या कार्य होते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपका क्या व्यू है इस तरह की स्कीम के लिए वो भी मुझे बताना ना भूलें कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।